नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। वर्ष 2020 बीते, हालांकि लगभग 2 महीने निकल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो खेती बाड़ी का जो फोकस 2020 में हमने देखा था, चाहे वो सरकार की ओर से हो, चाहे वो किसानों की ओर से हो, वो फोकस अभी बना हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि जबकि 2020 में हमने देखा कि सरकार की ओर से खेती को लेके, किसानी को लेके कई बड़ी घोषणाएं हुई, कई बड़ी योजनाएं आई, और उसका एक तरह से कई जगहों पर हमने असर भी होना शुरू होता देखा है। और हमने अपने मंडी.com में भी आपको ऐसे एफपीओ से मिलवाया है और ऐसी ऐसी संस्थाओं से मिलवाया है। वास्तव में जो सरकार की ओर से भूमिका बनाई गई थी 2020 में खेती को लेके, उसको लेकर आगे काम करना शुरू कर चुके हैं। बजट भी आया और बजट में भी हमने देखा कि एक तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कुछ घोषणाएं कृषि के बारे में की, उनके बारे में विशेषज्ञों ने ये कहा कि एक तरह से सरकार की जो नीतियां हैं खेती को लेके, उसकी एक निरंतरता हमने, कंटिन्यूटी एक हमने बजट घोषणाओं में भी देखी है। तो 2021 किस तरफ लेकर जा सकता है इस पूरे सिनेरियो को, खास तौर से क्योंकि मंडी.com में हम एग्री मार्केटिंग की बात करते हैं और आधुनिक जरियों से कृषि उपज के विपणन और उसकी मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमने सोचा कि 2021 में ये पूरा जो एग्री मार्केटिंग का विमर्श है, जो बातचीत है और जो जमीन पर उसका कार्यान्वयन है, वो किधर जाएगा, ये समझें। और इसके लिए हमने आज एक बहुत ही खास मेहमान को अपने साथ जोड़ा है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एग्री कमोडिटी एक्सचेंज, जो देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है, NCDEX, उसके MD और CEO विजय कुमार जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, जिनसे हम बात करेंगे पहले क्या हुआ और आगे ये चीजें कैसे जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय कुमार जी। नमस्कार भुवन जी। तो विजय, जो बात अभी जिस भूमिका के साथ मैंने शुरुआत की, उसी भूमिका से आपको मैं सवाल रखता हूं कि जिस तरह से हमने देखा कि सरकार ने खास तौर से एग्री मार्केटिंग को लेके 2020 में कई जो 3 कृषि जो सुधार है, रिफॉर्म्स लॉ हैं, वो तो हैं ही, लेकिन कई हमने देखा कि नोटिफिकेशंस के जरिए भी छोटे कई फैसले सरकार ने लिए हैं। और साफ समझ में आता है कि जो पहले अभी तक जो प्री हार्वेस्टिंग सरकार, हर सरकार का एक नीतियों के केंद्र में होता था, अब कहीं ना कहीं ये चेंज हो रहा है और पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं, विपणन है, ये अब फोकस में आ रहा है। आप क्योंकि एग्री मार्केटिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि देखा जाए तो वायदा के साथ कई ऐसे विकल्प किसानों को भी और पूरे एग्री मार्केट को उपलब्ध कराता है, जिससे कई कुछ नया हो रहा है और हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं इन सारी बातों को, 2020 और 2021 के ट्रांजिशन को, और आगे कैसे बढ़ता हुआ देखते हैं? बिल्कुल, देखिए भुवन जी, जो समस्या है कृषि में, वो पिछले 30-40 सालों की जो समस्या थी उससे अलग है। पिछले 30-40 सालों में देश में कृषि खाद्यान्न की शॉर्टेज के बैकग्राउंड से जो डिसीजंस लिए गए हैं, उससे हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम लगभग सभी फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट है या सरप्लस है, ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स को छोड़ के। तो अब जो आगे का, अगर अगले 5 या 10 साल की नजरिए से देखें, तो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि हम सरप्लस बना के उसको फिर उसका डिस्पोजल कैसे करें, इसको पीछे छोड़ के हम ऐसी दिशा में जाएं जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो वैल्यू एडेड हो और किसी और देश में शॉर्टेजेस को फुलफिल करने में जाए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट ड्रिवन या डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर हो। तो ये जो, इसलिए ये मार्केटिंग सबसे अहम भूमिका निभाएगा, जबकि पिछले 30-40 सालों में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इनपुट्स, इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। बजट में जो घोषणाएं आई हैं विजय जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? खास तौर से मैं आपको इस नजरिए से इस सवाल को पूछना चाहूंगा कि जो फोकस सरकार का किसानों को एक तरह से एग्री मार्केटिंग के केंद्र में लाने का रहा है, और एक तरह से हम देखें तो एक्सचेंज जो है NCDEX, उसने भी पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है सीधे तौर पे जो किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs हैं, उनको एग्री मार्केटिंग से जोड़ने का।
तो इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में आप किस तरह से बजट को देख रहे हैं और डेरिवेटिव्स मार्केट पर किस तरह से आपको इसका असर होता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक तो बजट में भी दो तीन चीजें खास है। एक तो जैसे आपने कहा, कंटिन्यूटी है कि ये जो एग्री सेक्टर है इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी कदम लिए जाने चाहिए वो सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो जो फंड्स का एलोकेशन हुआ, जैसे पिछले बार 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अनाउंसमेंट हुआ, इस बजट में ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है काफी इंपोर्टेड आइटम्स में, ये सेस डायरेक्टली उस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के यूसेज के लिए जाएगा। तो ये कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जाएगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग मंडीज में हो, चाहे वो एफपीओस को एडिशनल स्टोरेज देने में हो, चाहे वो फ्यूमिगेशन और स्टोरेज के या वैल्यू एडिशन में जाए या प्रिजर्वेशन में जाए। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, इन दोनों के माध्यम से काफी सुधार होगा और काफी डिमांड लेड प्रोडक्शन होगा। क्योंकि अभी जो कठिनाइयां हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये चेंज का माहौल है और चेंज हम सब नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो लोग हम करते आए हैं वही करना चाहते हैं, पर वो फिर आगे और भी कठिनाइयां पैदा करेगा। तो ये जो चेंज हमें करना है उसमें जरूर कुछ कठिनाइयां होंगी, पर ये अगर हम चेंज करते हैं तो आगे जाके हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। देखते रहिए मंडी टॉक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं एग्री मार्केटिंग की और खास तौर से 2020 में जिस तरह से एक सरकार की योजनाओं और नीतियों के लिहाज से जो एग्री मार्केटिंग का फोकस रहा है उसके बारे में कि आगे चलकर उसके किस तरह के परिणाम हम देख सकते हैं। और इस पूरी बातचीत में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीडीईएक्स यानी नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के एमडी और सीईओ विजय कुमार। विजय जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे, हमने बजट की बात की और आपने बताया कि किस तरह से ये जो घोषणाएं हुई हैं वो भले ऊपर से बहुत लाउड ना हो लेकिन अंदर ही अंदर किस तरह वो सारी कड़ियों को जोड़ रही हैं। इसी संदर्भ में एक सवाल बजट से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि आपका जो एनसीडीईएक्स है वो मेजरली एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, लेकिन एपीएमसी मंडियों की के विकास के लिए, के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो घोषणा हुई है, और इसको मैं जोड़ूंगा ई नैम से जो 1000 मंडियों को जोड़ने की बात हुई है, क्योंकि आपका एक बहुत नजदीक से आप पूरे बाजार को देखते हैं, चाहे वो फिजिकल मार्केट है, वहां भी आपका एक दखल रहता है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? और कुल मिलाकर कहा जाए तो एग्री मार्केटिंग के लिहाज से ये जो फैसला है सरकार का, कैसे ये किसानों को फायदा पहुंचाने जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये जो मार्केटिंग की बात जब आती है तो ये बात नॉर्मली इसको एसोसिएट किया जाता है कि जब क्रॉप आता है तब मार्केटिंग चालू होता है, तो ये गलत है। एक्चुअली एग्री मार्केटिंग जब प्लांटिंग होता है, किसी किसान ने अगर कोई डिसीजन लेना है कि इस साल मुझे चना उगाना है या रेपसीड उगाना है, तो वो जब डिसीजन लेता है तो उसी टाइम उसको 3 महीने 4 महीने आगे का, क्योंकि 90 दिन लगेंगे ये बीज को क्रॉप में बदलने तक, तो ये जो 90 दिन आगे के भाव हैं या 100 दिन या 120 दिन आगे के भाव हैं, उसको देख के ये डिसीजन किया जाना चाहिए। और दूसरा, अगर डिसीजन होता है कि ठीक है मैं चना उगाऊंगा, तो उस चने का भाव तय करना पॉसिबल है।
एनसीडेक्स के फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो 90 दिन आगे, 120 दिन आगे बायर्स देते हैं। और ये जो आदत है कि प्लांटिंग के टाइम पे ही अपना भाव लॉक करना, इसको मार्केटिंग कहते हैं। क्योंकि ये भाव तय करना बहुत ही जरूरी है, इसी से प्रॉफिट किसान का फिक्स हो जाता है। उसके बाद जब वो असली हार्वेस्ट आता है तो ये जो इस रिस्क मैनेजमेंट टूल कह लीजिए कि ये रिस्क मैनेजमेंट टूल से जितना अगर नुकसान होता भाव गिरने से वो प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके बाद किसान फ्री है उस अपने हार्वेस्ट को लोकल मंडी में बेचने या अपने प्रोसेसर को बेचने। पर मार्केटिंग तब शुरू होता है जब बीज। मैं यहाँ आपको रोक रहा हूँ। जो आपने बात कही है सुनने में बहुत अच्छी ये बात लग रही है, लेकिन क्या वास्तव में व्यवहारिक है ये? आप कह रहे हैं कि जब बुआई करें उसी समय हार्वेस्टिंग के समय का प्राइस लॉक कर लें, किसान ये तय कर ले कि उसको हार्वेस्टिंग के समय क्या भाव मिलेगा। ये थोड़ा सुनने में एक यूटोपियन लगता है। तो क्या आप के पास यानी एक्सचेंज के पास कोई ऐसा टूल है या किसी तरह से इसको कर सकते हैं? कैसे प्रैक्टिकल है? देखिए, इसी में ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी उभरे हैं इनका बहुत महत्व है। पहले तो क्योंकि हमारे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ के किसान हैं, तो उनका जो आउटपुट है हो सकता है 10 टन का आउटपुट नहीं हो या 20 टन का आउटपुट नहीं हो। तो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है ये एग्रीगेट करके और ये एग्रीगेशन के तौर पे वो एक्सचेंज पे ये जानकारी लेके उसके बाद किसानों के बिहाफ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो हमें पिछले 2-3 साल से हमने काफी जानकारी दी है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को। काफी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं पिछले 1-2 साल, और इस साल हम देख रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस अब ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको 2 फायदे हैं। एक तो प्राइस का प्रोटेक्शन है कि प्राइस गिर जाए तो उनको नुकसान ना हो, और दूसरा ये है कि इसमें उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता। उनका राइट है पर उनको कुछ ऑब्लिगेशन नहीं, मतलब अगर भाव ऊपर चले जाए तो उनको ये कमिटमेंट के तौर पे नहीं है। उनको फिर ये फायदा है कि अगर भाव ऊपर हो हार्वेस्ट के टाइम पे तो वो ऊंचे भाव पे भी बेच सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के तहत ऑलरेडी इस्तेमाल होते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। और पर इसको बढ़ाने का इनका पूरे देश के किसान, पूरे देश के एफपीओस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी अब चर्चा और इसका सपोर्ट चाहे वो बैंक्स की तरफ से हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, ये आगे जाके होने की उम्मीद है। जी, बहुत ही रोचक एक इंटरेस्टिंग बात आपने ये बताई है। इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे तुरंत, जाइएगा कहीं। मंडी.com एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एग्री मार्केटिंग के बारे में, और खास तौर से जिस तरह पिछले कुछ महीनों में या कहा जाए 2020 में हमने एग्री मार्केटिंग को लेकर कई नए सरकार के फैसले और कई नई योजनाएं देखी हैं, उसके संदर्भ में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्री मार्केटिंग का जो ये पूरी किस दिशा में एग्री मार्केटिंग जा रही है, खासतौर से अब जबकि किसानों के पास कई नए ऐसे टूल हैं उपलब्ध जिसमें कि वो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि चमत्कार कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, आज के हमारे मेहमान विजय कुमार जो एमडी और सीईओ हैं एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के, उन्होंने बताया कि ऑप्शंस जो हैं उसका इस्तेमाल कर किसान चाहे तो बुआई के समय ही जो हार्वेस्टिंग यानी जब कटाई होगी फसल की उस समय क्या उनको कीमत मिलेगा उसको भी फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन विजय कुमार जी, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि एफपीओ के जरिए ही ये काम किया जा सकता है, इसलिए कि इसमें वॉल्यूम चाहिए होता है और वो वॉल्यूम 1 या 2 किसानों के पास नहीं होता है। इसे भी मैं जोड़ के देख रहा हूं कि जो किसानों को एफपीओ को लेके जो सरकार की नीति है, अभी अभी हमने देखा पिछले साल सरकार ने 10,000 एफपीओ अगले 5 साल में बनाने की घोषणा की है।
आपने ये भी कहा कि एनसीडीईएक्स एफपीओ के साथ काफी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, कुछ इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से हमें बताइए, कितने एफपीओ आपके साथ इस समय काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किन किन टूल्स में काम कर रहे हैं, और देश के किन किन इलाकों से ज्यादातर एफपीओ आपके साथ जुड़े हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो हमने जो एफपीओज चुने हैं वो नाबार्ड ने जो एफपीओज फॉर्म किए हैं उनमें से हमारे डिलीवरी सेंटर्स, जो हमारे एक्सचेंज एनसीडेक्स के डिलीवरी सेंटर्स हैं उनके आसपास, क्योंकि वो क्रॉप्स अगर वो उगाते हैं तो वो एफपीओज से पहले संपर्क किया। तो हमने करीब 250 से 300 एफपीओज से अभी तक संपर्क किया है, उनको ट्रेनिंग दिया है, उनसे उनके एक्सपेक्टेशंस के बारे में काफी चर्चाएं हुई हैं। पर बेस्ट जो मैं कहूंगा कि हमने उनको ये सिखाया कि आप करके देखिए, ठीक है। तो काफी करीब मैं कहूंगा कि 70 से 100 एफपीओज के बीच में पिछले 3-4 साल में इन्होंने हमारे एक्सचेंज पे फ्यूचर्स बेच के, उसका डिलीवरी दे के और पुट ऑप्शंस खरीद के उसका बेनिफिट देख के, और अभी आगे जाके अप्रैल महीने तक वो ऑप्शंस में भी डिलीवरी करके, जो एक्सपीरियंस करके और जो सीखने का अपॉर्चुनिटी है करके, वो सिर्फ मुंह जबानी नहीं, मतलब उसका इतना असर नहीं होता कि हम उनको सिर्फ सिखा दें। तो इससे बहुत ही पावरफुल इफेक्ट हुआ है किसानों को। सचमुच एफपीओस के थ्रू ये लगा है कि ये तो हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, कि इससे तो हमारा इनकम प्रोटेक्टेड है। और न सिर्फ फार्मर्स और एफपीओस, मैं तो कहूंगा कि जिन बैंक से हमारी चर्चा हुई है, अब आप रेप सीड या चना जैसे कमोडिटी को ले लीजिए जिसका 5,000 रुपए क्विंटल का भाव है। अब ये 5,000 रुपए क्विंटल तो बाद में मिलेंगे, पहले तो बैंक को लोन देना पड़ेगा करीब 2,000 रुपए, 2,500 रुपए के आसपास, किसान को बीज और बाकी इनपुट मटेरियल्स का परचेज और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो रिस्क तो किसान को भी है और बैंक को भी है। तो बैंक का भी इसमें इंटरेस्ट है कि वो रिस्क मैनेजमेंट या ये मार्केटिंग का जो काम है वो बहुत ही शुरुआत से करें, और इसका प्रचार हमारे थ्रू तो होता ही है, पर बैंक्स के थ्रू भी हो। और एफपीओस तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, जिन एफपीओस से हम संपर्क में हैं। हाँ जी सर, मैं रोकूंगा आपको क्योंकि समय हमारा कम है। एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है जो आपने कहा है उससे निकल कर आ रहा है, और मैं उसको थोड़ा चाहूंगा कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। बैंक फाइनेंसिंग की बात कही, और ये एक महत्वपूर्ण मसला है, खासतौर से जब बात एफपीओज की होती है, क्योंकि एफपीओज किसी भी, चाहे आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं या फ्यूचर्स की बात की जाए, तो उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसका जो खर्च है, वो हमेशा एफपीओज को कहीं ना कहीं पिंच करता है, चुभता है। वो इसके लिए किस तरह की व्यवस्था हो रही है, कैसे इसको और सुविधाजनक बनाया जा सकता है, खासतौर से जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें बैंक सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, उनको कैसे इसके साथ शामिल किया जा सकता है, और दूसरे क्या क्या विकल्प इसमें हो सकते हैं? देखिए, इसी संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि क्रॉप इंश्योरेंस, जो क्रॉप अगर डैमेज हो जाए या किसी वजह से क्रॉप ही ना उगे, ठीक है, वेदर के कारण या पेस्ट के कारण, तो क्रॉप इंश्योरेंस में भी समय लगा। पर क्रॉप इंश्योरेंस में आज के डेट में 16,000 करोड़ का एलोकेशन होता है, और ये बैंक्स के जरिए होता है कि जो किसान इंटरेस्टेड हो उनको क्रॉप इंश्योरेंस के लिए सपोर्ट किया जाए। तो जब ऐसे इस साइज का जो प्रोग्राम अगर चले, तो हमें तो उम्मीद है कि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेबिलिटी में कुछ डिफिकल्टी नहीं है, पर ये जो क्योंकि इसमें ऑप्शंस में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रीमियम का होता है, पर उसका फायदा ये है कि इनकम लॉक्ड है। तो जैसे क्रॉप इंश्योरेंस अगर खराब हो जाए, अगर आपका इनकम डिस्टर्ब हो जाए, तब सपोर्ट करने के लिए। और क्रॉप तो बहुत मतलब कम ओकेजन्स हैं जहां पे क्रॉप डैमेज होता है, पर प्राइस का क्रैश होना तो काफी पॉसिबल है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए ये जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो दिया जाना चाहिए। और उसका जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट,
तो या तो बैंक्स कर सकते हैं क्योंकि उनका वैसे भी लोन रिस्क पे है, और सरकार ने जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं जहां पे किसान भी थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करता है या बैंक कंट्रीब्यूट करता है, पर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो सपोर्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके जरिए सबका फायदा होगा, किसान का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटिंग के लिए बनाया गया है, और बैंक्स और गवर्नमेंट का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय कुमार जी, हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। तो ये थे विजय कुमार, एमडी और सीईओ एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स के, जो बता रहे थे कि जो डेरिवेटिव्स का रास्ता है या जो एक्सचेंज का रास्ता है एग्री मार्केटिंग के लिए, वो किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है और किसान कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल मंडी.com से आज मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।